हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 14 मई है और पीईटी के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 2023 के लिए जो पीईटी की परीक्षा हुई थी उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी जो थे कल, हालांकि लग रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं आयोग पर, लेकिन पहुंच नहीं पाए। और फिलहाल उनकी मुलाकात कल सचिव से हुई भी है। देखो, सचिव ने यहाँ पर यह आश्वासन नहीं दिया कि पीईटी 2023 के संबंध में जो वैधता है वो बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीईटी 2025 आ चुकी है और अब आप लोग पीईटी 2025 की तैयारी करें। रही बात ये कि पीईटी 2023 की वैधता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो जब तक 2025 का रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक पीईटी 2023 के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कल लगभग ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 50 से कम संख्या में ही बच्चे जो थे वो पहुँचे थे यूपी ट्रिपल एस सी धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो वैसे मुझे लिए कहना पड़ेगा कि जो जानकारी थी बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं पाई थी। ठीक है, तो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, तो फिर संख्या जो होती है ना वो भी एक ताकत होती है। खैर, पीईटी 2025 वाले जो बच्चे हैं वो आज से आवेदन कर पाएंगे। आज यानी कि 14 मई से आवेदन जो है स्टार्ट हो रहे हैं और आप 17 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। 14 मई से लेकर 17 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आप 24 जून तक कर पाएंगे। तो संख्या भले ही आपको लग रही है दिनों की ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो पहले ही जमा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। और पीईटी के लिए इस बार जो वैधता है उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लगती आपकी। और आने वाली जो भी भर्तियां हैं, लोअर पीसीएस हो गई, लेखपाल भर्ती हो गई, इसके अलावा जो अन्य भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी करता है, सभी में पीईटी से यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है उसको प्रयोग में लाया जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टीजीटी में और क्या यूपी पीसीएस में भी इसका या फिर एलटी ग्रेड में भी इसका उपयोग होगा। हालांकि कई सारे लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं, तो बता दें कि ये यूपी ट्रिपल एस सी से जो भर्तियां होती हैं, पीईटी का स्कोर कार्ड सिर्फ उसी में इस्तेमाल में आता है। ऐसा नहीं है, आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं ना कि एलटी ग्रेड में लगेगा, जीएसई प्रवक्ता में लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं, ठीक है। खैर, जो लोग जानते हैं उनको ये मजाक लग रही होगी, लेकिन सवाल आते हैं तो मुझे लगा कि अभी क्लियर कर दें कि एलटी वगैरह के लिए नहीं होता ये जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो भर्तियाँ करवाता है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ट्यूबल ऑपरेटर हो गया, ग्रुप सी की जो भर्तियाँ करवाता है यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, हाँ लोअर पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आवेदन अब आप आज से कर सकते हैं। और एक बात और भी होता है कि आवेदन अगर आप जल्दी करते हैं ना तो आपको सेंटर जो है वो ठीक ठाक मिल जाते हैं। और रही बात फीस की, तो फीस जो है 185 रुपये आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, जो अनारक्षित हैं, ओबीसी हैं, इनको 185 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है। SC ST की जो फ़ीस होती है वो 95 रुपीज़ होती है और दिव्यांगजन जो है मात्र 25 रुपये देकर अपनी जो फ़ीस है उसको भर सकते हैं। सिलेबस जो है ना बहुत लंबा रहता है। कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो जो लोग हाई स्कूल पास हैं आवेदन कर पाएंगे। उम्र जो एज लिमिट है वो 18 साल रखी गई है। न्यूनतम आयु जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम जो है 40 साल रखी जाती है, लेकिन 5 साल तक की छूट मिल जाती है। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो खिलाड़ी हैं वगैरह, उनको 5 साल तक की छूट भी इसमें मिल जाती है। और रही बात ये परीक्षा का प्रावधान जो है, उसमें 2 घंटे की आपकी परीक्षा होती है। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ सिलेबस भी आपको दे दिया गया है। सिलेबस काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो 100 प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 और 100 अंकों की ये परीक्षा होती है 2 घंटे में। इसमें आपसे सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, फिर आगे देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क और मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग, इसके अलावा करंट अफेयर से 10 प्रश्न होते हैं, सामान्य जागरूकता से भी। तो यहाँ पर आपकी जो क्लासेज हैं मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और सबसे पहले सोच रहे हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है यहीं से स्टार्ट किया जाए। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले तो ये क्लास ली जाए। इसके बाद क्रम से चलेंगे, थियरी की क्लासेज होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो आपको बाद में करवाया जाएगा। तो थियरी की क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी। भारतीय इतिहास तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी।
देखो, स्कोर बेहतर लाना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप पीटी की परीक्षा दे रहे हैं और स्कोर आपके कम हुए, आपका जो परसेंटाइल है कम हुआ, तो फिर आप जैसे लोअर हो गया या फिर लेखपाल भर्ती हो गई या फिर कोई भी परीक्षा होगी ना, अगर अंक कम रहेंगे तो उसमें आप मतलब परीक्षा दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको कि आपका जो अंक है वो ठीक ठाक आए। खैर, इसके बारे में चर्चा हम फिर से करेंगे, लेकिन क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर एक न्यूज है कि 9,640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती जल्द। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में देखा जाए तो ऐसे पद जो कि राजस्व विभाग से संबंधित हैं, उनमें फ़िलहाल अभी पद खाली हैं। देखा जाए तो कुल मिला के कितने कितने पद हैं, तो नायब तहसीलदार के तो 353 पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या 1234 है, इसमें 353 पद खाली हैं। ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भर्ती जो है ना वो पीसीएस में जाएगी, क्योंकि पीसीएस से ही इस पद पर भर्ती करवाई जाती है, पीसीएस के माध्यम से। तो लेखपाल के लिए कुल जो 30,837 पद मान्य हैं, उनमें 7,531 पद, सर्वाधिक संख्या यही है। और ये भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी करवाएगा। तो डेफिनेटली पीटी 2025 का जो स्कोर कार्ड है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं 7,531 पदों के सापेक्ष। तो इसके अलावा राजस्व लिपिक के जो 10,406 पद हैं, तो इसमें 4,694 पद खाली हैं। ये भर्ती भी यूपी ट्रिपल एस सी ही करवाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आगे जो है वैकेंसीज नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। देखो, थोड़ा बहुत ना जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल ऊपर नीचे होने लगता है ना, आप लोग घबरा जाते हैं। मैं मानता हूँ ये गलत है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आयोग को जो समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए उसमें परीक्षा करवानी चाहिए, हर साल भर्ती आनी चाहिए, और तमाम चीज़ें मैं जो आप कहते हैं ना, मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है ना कि अगर ऊपर नीचे हो रहा है और आप परीक्षा की तैयारी बंद कर देते हैं, तो फिर एक बार सोचिएगा कि किसका नुकसान आप करते हैं। आप अपने आप से बदला मत लीजिए। आप मतलब अपनी कम से कम फ्यूचर, अपना जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर लीजिए, उसके बाद बहस कीजिए, अच्छा लगेगा। अपने आप को ही अंधेरे में रखना कि परीक्षा नहीं होगी या फिर मैं तैयारी अभी नहीं करूँगा, ये तो बस वही बात होगी कि खुद को ही कुएं में धकेलने जैसी बात हो जाती है। खैर फ्रेंड्स, ये 2 अपडेट्स हो गई आपकी। बीटेक धारियों की जिम्मे होगी विद्यालयों की कंप्यूटर शिक्षा। तो प्रोजेक्टर प्रवीण नामक एक योजना जो शुरू की जा रही है, इसमें जो राजकीय स्कूल हैं उसमें कंप्यूटर टीचर के तौर पर जो बीटेक अब किए हुए अभ्यर्थी हैं आईटी वगैरह से, सीएस वगैरह से, उनको रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है ना इसके लिए कोई शासनादेश नहीं आया है, लेकिन प्रोजेक्टर प्रवीण योजना के तहत एक तरीके से देखा जाए तो संविदा पर शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। कल इसके बारे में मैंने चर्चा भी आप लोगों से करी थी। और रही बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, आपको पता ही है कि OTR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप OTR नहीं करते हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में तो OTR करने के लिए कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब कोई फॉर्म आता है उस समय संख्या बढ़ जाती है तो OTR जनरेट नहीं हो पाता, तमाम दिक्कतें आने लगती हैं। तो OTR करके रखिए अगर आप UPPSC की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स। और फ्रेंड्स, अब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बार जो CBSE बोर्ड का परिणाम आया है, CBSE बोर्ड का जो परिणाम आया फ्रेंड्स, तो उसमें सभी जैन ने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है। शामली की रहने वाली हैं सभी जैन, और उन्होंने पढ़ाई के जो टिप्स दिए हैं, देखो आपकी ऊर्जा जो है ना वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, और एक शांत और स्वस्थ मन ये आपको चीज़ों को सीखने में आसानी देता है। तो अपने समय का सही उपयोग कैसे करें, बहुत ही अच्छे टिप्स यहाँ पर सभी जैन ने दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर ये टिप्स आप इस्तेमाल में लाते हैं, डेफिनेटली मैं दावा करता हूँ कि आप परीक्षा में सफल होंगे और बहुत ही बेहतर अंकों से सफल होंगे। सभी ने जो बात कही है फ्रेंड्स, वो एक बार आपको सुननी चाहिए, और मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ कि आप इसे सुने कि सभी ने अपनी पढ़ाई कैसे करी है और कैसे उन्होंने 500 में 499 अंक हासिल किए हैं। आइए सुनते हैं। सर, मेरा पढ़ाई का शेड्यूल ऐसे रहता था, जैसे 2 या 3 बजे स्कूल ऑफ हुआ तो स्कूल से आकर थोड़ी देर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा रेस्ट कर कर, सोकर, नींद लेकर, बॉडी को रिजेनरेट कर कर दोबारा पढ़ाई करनी होती थी। 4 से 5 घंटा मैक्स टू मैक्स रहता था पूरे दिन में सेल्फ स्टडी का मेरा। तो वो रेस्ट करने के बाद 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई की, फिर थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, माइंड फ्रेश किया, बुक्स पढ़ ली, टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, कोई गेम खेल ली,
इस तरह से तो रात तक यही चलता था। और फिर रात को जिस टाइम मेरा सब उस दिन का एम पूरा हो जाता था तो फिर मेरा दिन ऑफ हो जाता था। और आपके मम्मी पापा का क्या बिजनेस? मतलब आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है उसका बैलेंस कैसे बनाया जाता है। मतलब स्टडी भी तो लगातार स्टडी नहीं, खेल भी तो लगातार खेल नहीं, सोए भी तो लगातार सोए नहीं। आपको ना एक सही दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी। और आपको ये भी पता है कि जब आप सो के उठते हैं आपका दिमाग बहुत शांत रहता है। उस समय का जो समय होता है उसे रिवीजन में लाएंगे आप प्रयोग में, डेफिनेटली आपको तथ्य ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। नई चीज़ों को आप शाम को पढ़िए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं इसे आप सुबह पढ़िए। लेकिन जब भी आप पढ़ें शांत भाव से पढ़ें, शांत मन से पढ़ें। लगातार स्टडी अगर आप कर रहे हैं, लगातार 5 घंटे बैठने की आदत डाल रहे हैं, ये आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा जितना कि आप ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे। और ब्रेक भी स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब पढ़ाई करते करते उठे और फिर कोई एक ऐसी रील देखना स्टार्ट कर दिए कि उसी में आप इंगेज हो गए। सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहेंगे। आपको बेसिकली अपना समय और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना है, ठीक है। और ये टिप्स मुझे लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी, अपने परिवार का भी। लेकिन अपना जो लक्ष्य है, आपका जो कैरियर है वो सर्वोपरि है, उसका तो बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू।